हाय एवरीवन, की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं आरबीसी। यहाँ पर एक लाइन थी कि एवरी 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इज कैरिड बाय 100 ml ऑफ ब्लड। ये लाइन जो है ये मिस हो गई थी, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में नहीं बताई थी कि हर एक 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा। अब हम WBC करते हैं। तो WBC का मतलब होता है, देखो इसको हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। अच्छा, ल्यूको का मतलब क्या होता है? ल्यूको का मतलब यहाँ पर होता है कलरलेस, ठीक है, या वाइट। हाँ, ल्यूको का मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब तो सबको पता है सेल। यहाँ पर वाइट क्यों होते हैं? वाइट इसके कारण होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता अनलेस आरबीसी जो है उसके अंदर जो है आपने देखा हीमोग्लोबिन है विच इज अ रेड पिगमेंट, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। पर इनके अंदर WBC में कोई भी पिगमेंट नहीं होगा, इसीलिए ये वाइट सेल जो है वो कहलाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ठीक है, कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, और अगर पिगमेंट नहीं होता तो इसी कारण ये वाइट सेल होते हैं। दूसरा, यहाँ पर इनके नंबर से क्वेश्चन आ सकता है कि इनका नंबर जो है ये कितना है। तो यहाँ पर लगभग 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड के अंदर ये बनता है, यानी कि हर एक मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में आपको 6000 से 8000 WBC जो है वो मिल जाएंगे। तीसरा इसके सवाल बनता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन जैसे मैंने पिछले लेक्चर में सारी फॉर्मेशन बताई थी कि फॉर्मेशन WBC की कैसी होती है, RBC की कैसे होती है और प्लेटलेट्स की कैसी होती है। तो इनकी फॉर्मेशन जो है वो बोन मैरो के अंदर ही होने वाली है, ठीक है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा यहाँ पर है कि ये एक मूवमेंट शो करते हैं विच इज अ डायापिडेसिस मूवमेंट। डायापिडेसिस का मतलब होता है कि जैसे कि ये मान लो ये है यहाँ पर ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये मान लो कैपिलरी है, ठीक है, ब्लड कैपिलरी। अब यहाँ पर कैपिलरी है, अब यहाँ पर WBC क्या करेगी? जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, मान लो यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, अगर यहाँ पर बैक्टीरिया आ गए तो WBC क्या करेगी? यहाँ से ब्लड वेसल्स पे स्क्वीज होते हुए ये साइट ऑफ इन्फेक्शन पे चले जाएगी। तो ये WBC है, मतलब स्क्वीजिंग ऑफ WBC इनसाइड द ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहां पर ये इसका मतलब है स्क्वीजिंग ऑफ, अरे भाई स्पेलिंग, स्क्वीजिंग ऑफ WBC थ्रू ब्लड कैपिलरीज, थ्रू ब्लड, अरे भाई blood capillaries, it is known as diapedesis to reach the site of infection, ठीक है। तो ये ऐड कर लेना कि squeezing of WBC through blood capillaries to reach the site of infection, उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम diapedesis जो है वो कहते हैं। दूसरा यहाँ पर ये याद में रखना, एक ये ग्रेन्युलोसाइट्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। WBC का ये याद में रख लेना कि WBC अमीबॉइड शेप के होते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये जैसे मर्जी जो है मूव करते हैं। अमीबॉइड मूवमेंट भी इसको हम कहते हैं कि अमीबा जैसे ये मूव करते हैं, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। जैसे आपने RBC में देखा कि वो तो बाइकॉनकेव होते हैं, ये ना तो बाइकॉनकेव, ये इनकी फिक्स शेप इर्रेगुलर शेप कह सकते हैं।
कि इनकी जो है ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ऐड कर लेना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीबॉइड मूवमेंट मींस इरेगुलर इनकी शेप होती है। ये भी ऐड कर लेना कि यहाँ पर इनकी जो है इरेगुलर शेप जो है वो होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। WBC दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, देखो ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं कि ग्रेन्यूल्स जो है ये एब्सेंट है इन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ग्रेन्यूल्स एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने देखा होगा कि यहाँ पर क्या है कि ये मान लो इनका साइटोप्लाज्म है, ये मान लो सेल है। अगर तो इनके अंदर मान लो ये इनका न्यूक्लियस है, जनरल अभी न्यूक्लियस बना रही हूं, अगर तो इनके अंदर कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, ग्रैन्यूल्स इस तरह से होते हैं, इस तरह से ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब अगर यहाँ पे तुम्हें ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे तो इट मीन्स कि भाई तुम्हारा जो सेल है वो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है। ए ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ग्रैन्यूल्स जो है वो एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म में। सिंपल एक तुम्हें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। ए ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्युलोसाइट्स ये तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए। और यहाँ पर ही मैं लिखवा देती हूँ कि ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स जो है इसमें ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं अभी सेल्स भी बनाऊंगी। यहाँ पर क्या है, तुम्हें ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ये तुम्हें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कैसे मिलेगा ये मैं बताती हूँ। मान लो ये तुम्हारा एक सेल है। अब एक सेल है और उसके अंदर मान लो ये एक जनरल न्यूक्लियस बना रही हूँ, ऐसे होते नहीं है पर एक जनरल समझाने के लिए मैं बना रही हूँ। उसके अंदर तुम्हें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे इस तरह से, तो तुम यहाँ पर मान लेना कि दिस इज ग्रैन्युलोसाइट्स। समझ आ गया? एक होता है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे बिल्कुल, और ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर भाई प्रेजेंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले ग्रैन्युलोसाइट्स में ही आ जाते हैं। अपना ग्रैन्युलोसाइट्स में ही पहली एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो है, अगर मैं इनके सेल बनाऊं तो इस तरह से इनकी सेल होगी और इनके पास बहुत टाइप का मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस इनके अंदर जो है वो तुम्हें मिलने लगा है। मल्टीलोब्ड जो है वो न्यूक्लियस जो है वो तुम्हें मिलने लगा है। ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस बना रही हूं। ठीक है, और प्लस तुम्हें ग्रैन्यूल्स तो देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर सब बच्चे मेंशन करेंगे कि दिस इज मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, मल्टीलोब न्यूक्लियस जो है वो इनके अंदर मिल जाएंगे। दूसरा सवाल आता है कि इनके नंबर कितना है। तो यहाँ पर 60 to 65% जो है वो इनका नंबर जो है तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा सवाल क्या आता है, PMNC यानी कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिएटेड सेल्स मल्टीलोब तुम्हें मिलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लो, न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, यहां पर कहने का मतलब है कि तुम्हें मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस जो है वो तुम्हें मिलने वाला है। यानी कि मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर तुम्हें 4 से 7 न्यूक्लियस जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो मिल जाएगा। दूसरा सवाल, पहला ये आएगा, दूसरा मैं यहाँ पर रब करके ना पॉइंट्स में ही लिख देती हूँ। पहला सवाल तुम्हें आने वाला है कि इनके नंबर पे। दूसरा सवाल आने लगा है कि इनके मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो तुम्हें मिल जाएंगे। तीसरा सवाल यहाँ पर आने वाला है कि ये फेगोसाइटोसिस करते हैं
मीन्स एनगल्फिंग ऑफ, डायरेक्ट एनगल्फ कर देते हैं ये पैथोजन को। तो डायरेक्ट एनगल्फिंग ऑफ पैथोजन लिख लेते हैं यहां पर, ठीक है, यहां पर, ठीक है, डायरेक्ट एनगल्फिंग ऑफ पैथोजन, ठीक है। तो ये 3 बातें तो तुम्हें याद रखनी ही रखनी है। एडिशनल मैं यहां पर कुछ लिख देती हूं, जो एडिशनल बात तुम्हें यहां पर अगर पता हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी तो भी चल जाएगा। एक एडिशनल बात है कि ये फर्स्ट सेल होते हैं टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन। अगर कोई इन्फेक्शन हुई तो ये ऐसे सेल है जो पहले आएंगे, सभी सेल के पहले आएंगे। तो यहां पर पॉइंट नंबर 4 डाल देती हूं यहां पर कि फर्स्ट सेल टू रीच द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन में ये पहले सेल है जो कि इन्फेक्शन में आएंगे। 5वां पॉइंट ये तुम डालोगे कि यहां पर पस सेल में ये डिटेक्ट हुए थे, तो इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम पस सेल्स, फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम, अलग मार्कर से लिख देती हूं, पस सेल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स जो है वो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं बेसोफिल्स पे। तो बेसोफिल्स पे यहां पर तुम्हें जो नंबर है वो लेस देन 1% जो है वो मिलेगा, ठीक है, उल्टा साइन डाल दिया भाई, लेस देन 1% जो है वो तुम्हें मिलेगा। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर पे भी थोड़ा सा ध्यान डाल देते हैं। तो ये एक सेल है मान लो, ठीक है, प्रॉपर मैंने लिख दिया है, मान लो ये एक सेल है, तो ये एस शेप्ड कुछ तरीके से होते हैं, ठीक है, ट्राइलोब्ड होते हैं, कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियस है वो ट्राइलोब्ड होता है, और ग्रैन्यूल्स तो तुम्हें भरपूर इस सेल्स के अंदर जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक मान लो यहां पर लिख लो कि यहां पर इनका नंबर जो है वो लेस देन 1% है। दूसरा, यहां पर एस शेप्ड होता है विद ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है, ये लिख लो, विद ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो इनका ट्राइलोब्ड होता है। तीसरी यहां पर ये मान लो कि ऑफकोर्स ग्रैन्यूल्स तो होते ही हैं, तीसरी यहां पर 3 चीजें ये रिलीज करता है, तो वो लिख लेते हैं। ये हिस्टामिन आता है, हिस्टामिन जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। सूजन जब देखिए उस साइट पे सूजन इसीलिए आती है क्योंकि हिस्टामिन जो है वो बेसोफिल रिलीज कर रहे होते हैं, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो तुम कह सकते हो, ठीक है। दूसरा ये रिलीज करता है हेपरिन। अब हेपरिन सबको पता है विच इज एंटी कोएगुलेंट, यानी कि ब्लड को ये जमने नहीं देता। हमारा जो ब्लड है नॉर्मली जब हमें चोट लगती है तो क्या होता है कि ब्लड जम जाता है, अंदर कैपिलरीज के अंदर जम ना जाए तो एंटी कोएगुलेंट होता है जो ब्लड को जमने, फ्रीज नहीं होने देता। और तीसरा यहां पर है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन यानी कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो तुम याद रखोगे और इसी से ही तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो बनेगा, ठीक है। अब हम आते हैं यूसिनोफिल्स पे। तो यूसिनोफिल्स भी बना लेते हैं। सबसे पहले यूसिनोफिल्स में सबसे पहले
एक सेल होगा और इसके अंदर न्यूक्लियस जो है ना वो बायलोब्ड होगा, मतलब दो ही इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो इसके अंदर रहेंगे, हेडफोन शेप्ड टाइप का यहाँ पर होगा, ठीक है। और ग्रैन्यूल्स जो है वो इसके अंदर भरपूर मात्रा में होंगे क्योंकि ये एक ग्रैन्यूलोसाइट है। तो सब बच्चे इसका नंबर लिखेंगे जरूर कि फर्स्ट यहाँ पर इसका नंबर जो है वो अब अराउंड 2 to 3% है, 2 से 3% इनको ये आसानी से मिल जाते हैं। सेकेंड यहाँ पर ये है कि ये एक हेडफोन शेप्ड है, ठीक है, हेडफोन शेप्ड है। अगर यहाँ पर ये हेडफोन शेप्ड है इसका मतलब ये बायलोब्ड रहने वाला है, यानी कि इनके अंदर दो न्यूक्लियस जो है वो होंगे, बायलोब्ड न्यूक्लियस भी इसके अंदर लिख लेती हूँ। और तीसरा यहाँ पर है कि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे ही यहाँ पर एलर्जी हुई तो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए ये डिवेलप रहता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स। चौथा यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो यूसिनोफिल है वो एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे किसी को पैरासाइट, एंडो कह रही हूँ, एक्सो नहीं, एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन, जैसे कि टेप वॉर्म ने इन्फेक्ट कर लिया या राउंड वॉर्म ने इन्फेक्ट कर लिया, तो ये उस टाइम पे निकलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए इस पे स्टार मार्क कर देती हूँ कि ये एक एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन के दौरान जो है वो रिलीज होते हैं, एंडोपैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। चौथा ये चीज आ सकती है, पंजवा ये चीज यहाँ पर आ सकती है कि यहाँ पर ये कौन सी एंटी एलर्जिक ड्रग जो है वो, एंटी एलर्जिक केमिकल जो है वो रिलीज करते हैं, वो है एंटी हिस्टामिनेज, जो कि एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करता है। तो ये एंटी एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप करता है। तो आई होप कि ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी कि यूसिनोफिल्स जो है वो क्या है। अब तुम्हें अरेंजमेंट आ सकती है कि अरेंजमेंट ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अरेंज करो। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें न्यूट्रोफिल्स सबसे भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे, फिर तुम्हें यहाँ पर यूसिनोफिल्स मिलेगा जो कि 2 से 3% है, और फिर तुम्हें यहाँ पर बेसोफिल्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हो गई है। नंबर के टाइप पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नंबर के फॉर्म में इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को का आंसर दो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनका नंबर कितना कितना है। अब हम ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो है वो बात करने जा रहे हैं। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे पहले मोनोसाइट्स आता है, ठीक है। मोनोसाइट्स यहाँ पर तुम्हारा दिख जाएगा लगभग 6 to 8%, ठीक है। 6 to 8% जो है वो मोनोसाइट्स जो है वो दिख जाएगा। अच्छा, ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। सबसे पहले इसका सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो सेल यहाँ पर इस तरह से होता है, और सेल में यहाँ पर किडनी शेप्ड सेल होता है, ठीक है। किडनी शेप्ड यहाँ पर सेल होता है, किडनी शेप्ड। और क्योंकि यहाँ पर इट इज ए ग्रेन्युलोसाइट, ये यहाँ पर ए ग्रेन्युलोसाइट है, मैं लिख भी देती हूँ कि ये एक ए ग्रेन्युलोसाइट है। हम आज अभी से ये शुरू कर रहे हैं। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में ग्रैन्यूल्स तो नहीं रहने वाले, राइट। अब यहाँ पर होता क्या है कि मोनोसाइट्स में क्या होता है कि ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, जैसे कि हमने न्यूट्रोफिल्स में देखा कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो फेगोसाइटोसिस जो है वो करते हैं। तो मोनोसाइट्स का इतना ही एनसीईआरटी ने बताया हुआ है। हालांकि तुम्हें मोनोसाइट्स और एक तुम्हें टर्म सुनी होगी मैक्रोफाज। देखो, मोनोसाइट्स जो है वो सेम काम करते हैं, मोनोसाइट्स और मैक्रोफाज सेम ही काम करते हैं, लेकिन जो मोनोसाइट्स है वो तो ब्लड के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये ब्लड के अंदर रहते हैं, सेम काम है, ठीक है। जब मोनोसाइट
टिश्यू के अंदर चले जाते हैं ब्लड से, तो उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू या जो भी लिख लो, सेल लिख लो, सेल लिख देती हूँ। जब ये सेल के अंदर चले जाते हैं मोनोसाइट्स, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मैक्रोफाज। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मोनोसाइट और मैक्रोफाज है ही एक सेम चीज, लेकिन मोनोसाइट ब्लड के अंदर काम करते हैं, मैक्रोफाज जो है वो सेल के अंदर काम करते हैं, और दोनों ही सेम काम करते हैं फेगोसाइटोसिस का। अब आते हैं लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग 20 to 25% हमारी बॉडी इसको कॉन्स्टिट्यूएंट करती है। सिंपल अगर एनसीईआरटी के अनुसार चले तो एक सेल है और एक सेल में इनका राउंड न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें लिख लेना कि इनका किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इनके अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर लिम्फोसाइट के अंदर देखो तो यहां पर तुम्हें राउंड शेप न्यूक्लियस जो है वो मिल जाएगा, राउंड शेप। अच्छा, ये जो है लिम्फोसाइट जो है ये दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड की हुई है, ठीक है, यहां पर ही लिख देती हूं। एक तुम्हारे यहां पर बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट, और एक तुम्हारा यहां पर है टी लिम्फोसाइट, अच्छा, सबसे पहले बी लिम्फोसाइट के बारे में देखते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो है इनकी जो फॉर्मेशन है ये भी देखते हैं, फॉर्मेशन, और सेम चीज जो है वो हम टी की भी देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंशिएशन कहाँ होती है, और इसकी भी डिफरेंशिएशन अरे भाई, डिफरेंशिएशन कहाँ होती है। तो देखो जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है ये दोनों ही फॉर्म होते हैं बोन मैरो के अंदर। तो एक तो यहां पर है कि बोन मैरो के अंदर जो है ये फॉर्म होते हैं बोन, अरे यहां पर पेन नहीं दिखेगा तो पेन चेंज करना पड़ेगा, यस, बोन मैरो के अंदर ये दोनों जो है वो फॉर्म होते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन इनका होता है, इनका डिफरेंशिएशन भी बोन मैरो के अंदर ही होता है, ठीक है, बोन मैरो। लेकिन इनका डिफरेंशिएशन कहाँ होता है, यहां पर डिफरेंशिएशन थाइमस में होता है, ठीक है, थाइमस लंग्स के आसपास होता है, लंग्स के बीच में होता है। तो थाइमस जो है वो इनकी डिफरेंशिएशन करता है। अब डिफरेंशिएशन से मतलब क्या समझते हो, देखो अगर बी लिम्फोसाइट का मैं अगर डिफरेंशिएशन की बात करूं और टी लिम्फोसाइट की डिफरेंशिएशन की बात करूं, तो बी लिम्फोसाइट जो है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक होता है यहां पर प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, एक होता है यहां पर प्लाज्मा सेल्स जो कि क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। जब कोई डिसीज यहां पर आती है तो ये इनकी फॉर्मेशन जो है यहां पर उस डिसीज के रिलेटेड जो है एंटीबॉडीज जो है वो बनाते हैं। दूसरा यहां पर है अपना मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स जैसे अगर कोई डिसीज बाद में फिर घुसी तो उसको जो है वही एंटीबॉडीज जो है बॉडी रिमाइंड करती है, रिमेंबर करती है, रिकॉल करती है और उसको फिर से भगा देती है, राइट। तो वो +2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन टी लिम्फोसाइट अगर हम इसकी बात करें
तो टी लिम्फोसाइट में यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टी हेल्पर सेल होता है जो कि कंट्रोल करता है सारे सेल्स को। अभी मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि +2 में तो हम पढ़ेंगे ही, ठीक है, सिर्फ इसका नाम लिख रही हूँ कि ये हेल्पर सेल है, ठीक है। एक आता है टी किलर सेल या साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर या साइटोटॉक्सिक, तो यहाँ पे आता है साइटोटॉक्सिक सेल, या इसको हम किलर सेल भी बोल देते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट किलिंग में हेल्प करता है। और उसके बाद आता है यहाँ पर टी सप्रेसर सेल, जो कि किलर सेल को सप्रेस करने में हेल्प करता है, सप्रेसर सेल। और चौथा यहाँ पर होता है टी मेमोरी सेल, जो कि मेमोरी रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमोरी सेल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है, लेकिन डिफरेंशिएशन याद रखना है कि बी लिम्फोसाइट का बोन मैरो के अंदर ही होता है, लेकिन टी लिम्फोसाइट का थाइमस के अंदर होता है। लेकिन इनकी एक्टिवेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, एक एक्टिवेशन भी लिख लेते हैं। तो इनकी जो एक्टिवेशन है बी लिम्फोसाइट की, तो एक्टिवेशन जो है यहाँ पर लिवर और स्प्लीन के अंदर होती है। यानी कि ये कहाँ पर फंक्शन करते हैं, तो वो यहाँ पर तुमने याद रखना है कि ये लिवर और स्प्लीन के अंदर जो है वो एक्टिवेट करते हैं, या फंक्शनल इनका जो है फंक्शन जो है ये कहाँ पर ये काम करते हैं, वो ये लिवर और स्प्लीन में है। और अगर आप थाइमस की बात करो तो थाइमस जो है ये लिम्फ नोड्स के अंदर जो है ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स यहाँ पर लिख देती हूँ, लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे याद में रखना कि बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उनकी यहाँ पर डिफरेंस और उनके जो टाइप्स है वो क्या है, और यही चीज बस यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जो चीज मैंने करवाई है बस उसी को ही याद में रखना। जो भी मैंने एक्सेस है लिखवाना था वो एक्सेस मैंने लिखवा चुकी हूँ। जस्ट डू दिस नोट्स, क्योंकि बाहर एनसीईआरटी के बहुत एक्स्ट्रा ही मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अगली बार हम एनसीईआरटी को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्लेटलेट्स को लेंगे और फिर हम एनसीईआरटी में सेल्स को कंप्लीट करेंगे, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये